हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा करेंगे। हाल में ही भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है, यानी इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। जनता इसमें अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा। निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होंगे वो संसद के सदस्य होंगे और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के कुल 543 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य इसके वोटर होंगे। इसमें मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 को जोड़ने पे कुल नंबर आता है 776, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 776 सांसद भाग लेंगे। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मैं बार बार निर्वाचित शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ। भारत में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन 245 में 12 जो सदस्य होते हैं मनोनीत होते हैं। तो इस कारण जो मनोनीत को इसमें भाग नहीं लेना है, सिर्फ निर्वाचित को भाग लेना है। ये 12 को माइनस करेंगे तो कुल 233 का नंबर आएगा और 233 चूंकि निर्वाचित होते हैं तो ये कुल जो 233 होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 होती है। 545 में चुनाव होता है 543 के लिए, यानी जनता द्वारा सीधे रूप से 543 चुने जाते हैं। इसी कारण से 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोनों को जोड़ते हैं तो 776 आता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में 776 सांसद भाग लेते हैं। अब राज्यों की स्थिति देखते हैं। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है कि भारत के सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य है तो 28 विधानसभा भी है। तो 28 विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में एक विशेष संशोधन किया गया था। संविधान के 17वें संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के चुने हुए निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये टोटल नंबर को जोड़ते हैं तो भारत के कुल 4033 विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे कि 776 संसद के सदस्य और अभी हम देख रहे हैं कि 4033 जो हैं विधानसभा के सदस्य, ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी दोनों को जो जोड़ते हैं तो टोटल 4809 सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये जो नंबर आया 4809 और ये जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसी को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अभी मीडिया में चुनाव के समय काफी छाया हुआ था कि इलेक्टोरल कॉलेज, तो हमको ये समझना है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। तो ये संसद के टोटल 776
सदस्य और राज्य विधानसभाओं के कुल 4033 सदस्य, ये दोनों मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं और यही राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव का जो पद्धति है, वो विधि है, वो क्या है, तो इसमें ये दोनों विधियों को राष्ट्रपति के चुनाव में फॉलो किया जाता है। एक है समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों को और उसके विधायकों को समान अधिकार दिया जाएगा, उनके मतों का वेटेज निकाला जाएगा उनकी जनसंख्या के आधार पर, यानी इसमें किसी प्रकार के राज्यों के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, तो मान लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़ा होते हैं, क, ख और ग। ये 3 लोग खड़ा हो गए, एक का नाम क है, दूसरे का ख है, तीसरे का घ है। हम अगर संसद के सदस्य हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटर हैं, तो हमको ये नहीं करना है कि सिर्फ हम क को सपोर्ट करते हैं तो क पर ऐसे मतदान कर देना है और चले जाना है। क्योंकि ये भी याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अभी वर्तमान में, वह भी ईवीएम मशीन से नहीं होता है। उसके लिए एक विशेष तरह का मत पत्र होते हैं और उसमें अभी भी पुराने तरीके से ही निशान लगाना होता है, नंबर बैठाना होता है कि प्रथम वरीयता आप किन्हें देते हैं, दूसरी वरीयता किन्हें देते हैं, तीसरी वरीयता किन्हें देते हैं। तो जैसे ये 3 व्यक्ति क ख ग खड़ा होते हैं इलेक्शन में, तो हमको लगता है ना कि नहीं क हमको पसंद नहीं है, ख ठीक है, ख को हम सपोर्ट करते हैं, तो ख को हम 1 लिखेंगे, ये प्रथम वरीयता हम ख को दिए। उसके बाद लगता है नहीं ग भी क से अच्छा ग है, तो ग को हम दूसरी वरीयता देते हैं। और चूंकि हमको टोटल को वरीयता देना है, किसी को छोड़ना नहीं है, इसलिए लास्ट में हम क को कहते हैं कि चलो कुछ नहीं अभी लास्ट है तो इसको तीसरा देते हैं। तो ये मेरा वरीयता का मत हुआ। जब मतों की गिनती होगी तो पहले प्रथम वरीयता के मतों को गिना जाएगा। अगर इसके आधार पर रिजल्ट आ जाता है तब तो हम सेकंड वरीयता और थर्ड वरीयता के मत को नहीं गिनेंगे। तो इसके लिए भी शर्त है कि प्रथम विजेता होने के लिए प्रथम वरीयता के कम से कम 50% मत आपको मिलना चाहिए। अगर 50% नहीं मिलता है तो फिर सेकंड वरीयता के मतों को गिना जाएगा। जैसा कि अभी हाल में ही चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, तो आपने देखा है कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा खड़ा हुए, उसमें द्रौपदी मुर्मू विजेता रहे। तो यानी प्रथम वरीयता के मत, जो प्रथम वरीयता के मत हैं वो ज्यादा द्रौपदी मुर्मू को पड़ा होगा, यानी द्रौपदी मुर्मू के सामने ज्यादातर लोग 1 लिखे होंगे, ठीक है। और ये 50% से अधिक रहा होगा, इसीलिए सेकंड वरीयता के मत को गिनने का आवश्यकता नहीं पड़ा और एक बार काउंटिंग हुई और द्रौपदी मुर्मू को विजेता घोषित किया गया। एक चीज और है कि आप इसको ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान में भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही माना गया है। अभी 2022 चल रहा है लेकिन इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। 2001 में इसमें संशोधन की बात हुई थी लेकिन हो नहीं पाई, तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और 1971 के जनसंख्या को आधार मानकर ही अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इसको ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सांसद और विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो इसको देखिए, उसके लिए एक सूत्र है, राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य। तो एक सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, तो उसमें उसको निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या को यहाँ पे रखेंगे और उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे। यानी कि एग्जाम्पल है 1971 की जनगणना के आधार पर को आधार मानकर ही चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो 1971 में बिहार की जनसंख्या
4,21,26,236 थी। तो 4,21,26,236 में हम जो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243 है उससे भाग देंगे और उसमें जो नंबर आएगा उसमें 1000 से भाग देंगे। या उसको ऐसे कर सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा वो बिहार के एक विधायक का या एक विधानसभा सदस्य का मतों का मूल्य होगा। जैसे उस समय जो जनसंख्या थी उससे और अभी वर्तमान में जो विधायकों के कुल निर्वाचित संख्या उससे भाग देते हैं और उसमें फिर 1000 से भाग देते हैं तो जो नंबर आता है वो 173 आता है। अब इस आधार पर हम देखते हैं कि बिहार के एक विधायक के मत का जो मूल्य हुआ वो 173 हुआ। तो बिहार में विधायक कितने हैं तो 243। तो 243 गुना 173 यानी बिहार के कुल विधायकों के मतों का मूल्य कितना हो गया 42,039। ठीक है। इसी पर मूल्य के आधार पर 2800 राज्यों का विधायकों का या विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा और उसको फिर क्या करना है तो उसको देखिए। अब संसद सदस्यों के मत का मूल्य हमको निकालना है कि एक संसद जो वोट देगा वो कितने लोगों का प्रतिनिधि वोट होगा। तो उसको निकालने का जो सूत्र है वो संसद सदस्यों के मतों का मूल्य हम जब निकालना होगा तो कुल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के मत के मूल्यों का योग यानी टोटल 28 राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का योग करना है। यानी जैसे एग्जांपल लेट हम देख रहे थे कि बिहार के सभी विधायकों के मतों का योग अगर जोड़ते हैं तो 42,039 आता है। उसी तरह 28 राज्यों का जो टोटल विधायकों के मतों का योग होगा वो 2800 को जोड़ देंगे और उसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के विधायकों के मतों का योग को भी जोड़ देंगे और वो जो नंबर आएगा वही उस नंबर को यहाँ पे रखेंगे। अगर टोटल अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ है तो उसमें टोटल को अगर जोड़ते हैं 28 राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों का मूल्य तो एक नंबर आता है 5,43,231। तो यहाँ पे 5,43,231 रखेंगे और इस नंबर में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो योग है उससे भाग देंगे। यहाँ पे हम देखे थे कि भारत के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का जो योग है 776 है। यानी कि विधानसभा सदस्यों के मतों के मूल्यों का योग में 776 से भाग देंगे। तो 5,43,231 में 776 से भाग देने पे 700 नंबर आता है। यानी सांसदों का एक सांसद के मत का मूल्य 700 होगा। यहाँ पे एक बात गौर करिएगा कि भारत के किसी भी इलाका का सांसद हो, बिहार का हो या झारखंड का हो या सिक्किम का हो, छोटे प्रदेश का हो या बड़े प्रदेश का हो, सभी के मतों का मूल्य सांसदों का 700 होगा। लेकिन राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं होगा। राज्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा कि बिहार के विधायक के मत का मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायक के मत के मूल्य से कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है और हम जनसंख्या में सदस्यों से भाग देते हैं। उसी प्रकार बिहार से जो छोटे राज्य हैं जैसे बगल में झारखंड है, उसके अलावा जो सबसे छोटा है सिक्किम है, तो अगर सिक्किम के एक विधायक का मत का योग निकालेंगे तो बिहार के विधायक के मत का जो मूल्य होगा उससे काफी कम होगा। लेकिन संसद सदस्यों में वैसा नहीं होगा, क्योंकि संसद सदस्यों में हम क्या करते हैं कि 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों के मूल्यों को जोड़ देते हैं और उससे कुल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के योग से भाग देते हैं।
उसमें जो एक नंबर आता है 700, तो ये 700 एक सांसद के मत का मूल्य होगा। यानी एक सांसद के मत का मूल्य 700, तो हमारे दोनों सदनों मिलाकर 776 सांसद है। यानी कुल संसद सदस्यों के मतों का मूल्य कितना होगा, तो 700 गुना 776, तो एक संख्या, एक फिगर आता है 5,43,000। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि इसके बाद एक नंबर आता है 5,43,200, तो ये 5,43,200 क्या आया, तो ये टोटल सांसदों 776 सांसदों के मतों का कुल योग है। हम लोग इससे पहले देखे थे कि विधायकों के मतों का कुल योग क्या आएगा, तो जैसे बिहार के विधायकों के मतों का कुल योग आया था 42,39, उसी प्रकार सभी राज्यों के विधायकों के मतों को इस प्रकार निकाल के अगर हम ऐड करते हैं तो एक नंबर हमें प्राप्त होता है। वो नंबर आता है 5,43,231। इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत की 28 राज्यों और विशेष रूप से दिल्ली और पांडिचेरी जिसको इसमें चयनित किया गया है, उस सारे के विधायकों के मतों को जोड़ते हैं तो एक नंबर आता है 5,43,231। और जो 776 सांसद हैं उनके मतों को हम निकालते हैं तो उनके मतों का योग आता है 5,43,200। और जैसा कि पूर्व में हम चर्चा करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद भाग लेते हैं, तो इन दोनों के मतों को हम कुल जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो विधायकों के मत और सांसदों के मत, तो विधायक का मत कितना हो गया 5,43,231 और सांसद का मत हो गया 5,43,200। ये दोनों को जोड़ते हैं तो एक नंबर आता है 10,86,431। ये नंबर को ध्यान से देखिएगा, 10,86,431 ये टोटल विधायकों और सांसदों के मतों का योग आया। और इसी नंबर में से जिस उम्मीदवार को 50% आएगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, कम से कम 50%। मेरे समझ से आप लोग इस सारी प्रक्रियाओं को समझ चुके होंगे। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसे फिर से ठीक करवाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यता में सबसे पहला उसका है, राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में आर्टिकल 58 में उल्लेख है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 58 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। तो सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत उसके बाद किसी लाभ के पद पर नहीं। लाभ के पद पर नहीं होने का मतलब जैसे कि कोई भी सरकारी नौकरी को भारत में लाभ का पद के रूप में परिभाषित किया गया है। आप मंत्री हैं, विधायक हैं, या किसी मतलब नगर निगम के सदस्य हैं, या और
किसी पद पे है उसको लाभ का पद नहीं माना गया। लेकिन अगर सरकारी नौकरी आप चपरासी भी हैं या IAS है, यानी नौकरी का जो सबसे निम्नतम पद पे है या उच्चतम पद पे है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में है तो लाभ के पद के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं हो, लाभ के पद पे। उसके अलावा पागल या दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया आप समझते ही होंगे, पागल तो आप समझ रहे हैं, दिवालिया दिवालिया भी आप लोग जानते होंगे। दिवालिया का मतलब कि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाना, आपके पास जितनी कमाई है उससे ज़्यादा कर्ज हो जाना, या जितनी संपत्ति है उससे ज़्यादा कर्ज हो जाना। जैसे भारत में नीरव मोदी को दिवालिया घोषित किया गया, ऐसे कई लोग हैं जिनको मतलब दिवालिया घोषित किया गया या भगोड़ा घोषित किया गया, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। और उसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब आपकी मिनिमम जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और योग्यता है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में ये क्षमता होनी चाहिए कि भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़कर किसी भी सदन में जाने की वो क्षमता रखता हो। तो ये जो 5 मतलब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए ये 5 योग्यता है, जो लास्ट में बताए वो योग्यता को मतलब प्रदर्शित तो नहीं किया जा सकता, नहीं कहीं उसका मतलब डॉक्यूमेंट्री किया जाता है, लेकिन ये 4 अनिवार्य है। भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया न हो, 35 वर्ष का उसका उम्र सीमा जो न्यूनतम उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष हो। तो ये सारे जो फुलफिल करेगा वही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति के जो योग्यता है उसका उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में किया गया है।